Hello, good morning to all of you. आवाज आ रहा है? यस नो? आवाज आ रहा है? यस नो? ठीक है, चलेगा। स्क्रीन दिख रही है? यस नो? स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? स्क्रीन दिख रही है? यस नो? यस सर। ठीक है, चलेगा। ओके, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ये चैप्टर हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला, दूसरा टाइप्स। तो उसके अंदर अपन 7 टाइप्स सीखते हैं और वो 7 टाइप्स में से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और तीसरे में इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को। तो फिर हम लोगों ने पहले पार्ट में सीखा था कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो अगर sin x और cos x और tan x है, तो sin x और cos x है तो पहले चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे। चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करके 2n ऐड करेंगे। tan x के केस में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट करके n पाई करेंगे। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। फिर नेक्स्ट है वैल्यूज। तो वैल्यूज, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो जैसे sin x है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो 0 रेडियन, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हें ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो जैसे साइन थीटा, तो 0, फिर वैल्यू बढ़ेगी 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो -1/2, -1/√2, -√3/2, -1, -1। नेक्स्ट है माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है तो -√3/2, -1/√2, -1/2। तो ये चारों क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो वैल्यूज है वो जैसे साइन 15 डिग्री हो गया, √3 - 1/2 √2। साइन 75 डिग्री हो गया, √3 + 1/2 √2। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री पे भी याद होनी चाहिए। इनके कॉम्प्लीमेंट्री पे भी याद होनी चाहिए। तो यानी cos 75 डिग्री, √3 - 1/2 √2, cos 15 डिग्री, √3 + 1/2 √2, इस साइन 22.5 डिग्री, √2 - 1/2 √2 का रूट, cos 22.5 डिग्री, √/√2 + 1/2 √2। फिर साइन 18 डिग्री, √5 - 1/4, cos 36 डिग्री, √5 + 1/4, tan 22.5 डिग्री, √2 - 1, tan 67.5 डिग्री, √2 + 1, tan 15 डिग्री, 2 - √3, tan 75 डिग्री, 2 + √3।
तो कहीं देख के नहीं लिख रहा ये, मेरे को याद है वैल्यूज, तो वो याद करके लिखी है मैंने, है ना। नेक्स्ट है, तो ये वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए, ये सब टेक इट फॉर ग्रांटेड है, और इसकी हेल्प से हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री रिडक्शन फॉर्मूलाज, ये वैल्यूज निकाली जा सकती है। नेक्स्ट, उसी तरह से अब कॉस के लिए वैल्यूज याद करेंगे। तो कॉस के लिए, तो कॉस 0 डिग्री, 30, 45, 60, 120, 135, 150, 180, 210, 2, तो हर क्वाड्रेंट में 3 को कॉस की वैल्यूज याद होनी चाहिए। कॉस थीटा, तो यहाँ पे होगा 1, फिर वैल्यू डिक्रीज करेगी, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, -1/2, -1/√2, -√3/2, -1। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, -√3/2, -1/√2, -1/2, 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 1/2, 1/√2, √3/2। ये हो गई कॉस की वैल्यू। सेम ऐसे ही अपन साइन के लिए भी tan के लिए भी निकाल लेंगे। tan भी स्टैंडर्ड है, tan भी स्टैंडर्ड है, तो वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो अच्छा रहेगा। तो tan भी अपना स्टैंडर्ड है, tan थीटा, तो यहाँ पे 0 होगा, 1/√3, 1, √3, ये π/3 है। फिर थोड़ा सा 90 डिग्री के थोड़ा सा पहले प्लस इन्फिनिटी, 90 डिग्री के थोड़ा सा आगे -√3। नेक्स्ट माइनस इन्फिनिटी, 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे, तो √3। क्या कर रहा हूँ यार, 90 डिग्री के जस्ट थोड़ा सा पहले प्लस इन्फिनिटी, और 90 डिग्री के जस्ट थोड़ा सा आगे माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। नेक्स्ट -√3, -1, -1/√3, 0। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 1/√3, 1, √3। एक चीज नोटिस करना, tan के केस में जस्ट अपोजिट वैल्यू सेम रहती है, जस्ट अपोजिट वैल्यू सेम रहती है। क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड पाई होता है, तो इसका टाइम पीरियड पाई होता है, तो ये पाई के बाद में वैल्यू रिपीट करती है, पाई के बाद में वैल्यू रिपीट करेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/2 के जस्ट पहले प्लस इन्फिनिटी, और 3π/2 के जस्ट आगे माइनस इन्फिनिटी। फिर उसके बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, -√3, -1, -1/√3। तो ये tan की वैल्यूज हो गई। तो साइन और कॉस के केस में, साइन और कॉस के केस में चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करते हैं, tan के केस में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट करते हैं। नेक्स्ट, बाउंड्रीज के जनरल एंगल्स, बाउंड्रीज के जनरल एंगल्स, तो ये यहाँ पे क्या क्या आता है, 0, π, 2π, -0, 2π, 4π आएगा, 0, 2π, 4π, ... -2π, -4π, ... फिर इधर π/2, 5π/2, 9π/2, ... -3π/2, ... 0, π, 3π, 5π, ... -π, -3π, ... 3π/2, 7π/2, ... -π/2, -5π/2, ... तो देखो, तो x एक्सिस पर अगर कोई एंगल है, पॉजिटिव x एक्सिस पर कोई एंगल है, तो पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, तो उस पे जनरल एंगल लिखना है, x एक्सिस, y एक्सिस, तो उस पे जनरल एंगल लिखना है। तो पॉजिटिव x एक्सिस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, नेगेटिव x एक्सिस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पॉजिटिव y एक्सिस 4n + 1 π/2, नेगेटिव y एक्सिस 4n + 3 π/2, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 4n - 1 π/2,
इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में भी ऐसा लिख सकते हैं 2n - 1 पाई, x एक्सिस n पाई, y एक्सिस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो ये आ गए सारे बाउंड्रीज पे स्टैंडर्ड एंगल। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जैसे sin x = 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? cos x = 0, sin x = 1, sin x = -1। ये फटाफट स्ट्राइक करने चाहिए, फटाफट स्ट्राइक करने चाहिए, ऐसे नहीं निकालते बैठ रहे हैं। cos x = 1, cos x = -1, tan x = 0। तो ये फटाफट इनकी वैल्यूज निकलनी चाहिए, सॉल्यूशंस निकलने चाहिए। तो sin x 0, तो sin x 0 कहाँ पे होता है? देखो sin x 0 होता है x एक्सिस पर। sin x 0 कहाँ पे होती है? x एक्सिस पर। तो sin x 0 x एक्सिस पर होती है, तो x = n पाई। cos x 0 कहाँ होती है? y एक्सिस पे, तो यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो अपने को जनरल एंगल लिखना है। sin x 1 कहाँ पे होता है? पॉजिटिव x एक्सिस, 4n + 1 पाई बाय 2। sin x - 1 नेगेटिव y एक्सिस, 4n + 3 पाई बाय 2। cos x 1 पॉजिटिव x एक्सिस, 2n पाई। cos x - 1 नेगेटिव x एक्सिस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। tan x 0 पूरी x एक्सिस, x = n पाई। तो ऐसे फटाफट स्ट्राइक करना चाहिए, ऐसे नहीं निकालते बैठ रहे हैं। तो फटाफट स्ट्राइक करना चाहिए तुमको, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मूलेस। फॉर्मूले तो पहला है sin थीटा = sin अल्फा। इसका क्या मतलब है कि अगर तुमसे कोई पूछे sin थीटा = हाफ का सॉल्यूशन लिखो, तो ये हाफ को लिख सकते हैं sin ऑफ पाई बाय 6, तो वो हो गया अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा कितना हो गया? पाई बाय 6। अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये अल्फा पे कंस्टेंट है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है तो वो अपने को देखना है। तो इसका प्रूफ अप्रोच है। तो sin थीटा - sin अल्फा = 0, तो द प्रूफ इज इंपॉर्टेंट। तो sin c - sin d, तो sin c - sin d होता है 2 cos c + d/2 into sin c - d/2 = 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म = 0, आइदर वन ऑफ देम इज 0। तो या तो cos ऑफ थीटा + अल्फा/2 0 है, या फिर sin ऑफ थीटा - अल्फा/2 0 है। cos 0 कब होता है? y एक्सिस पे, तो y एक्सिस मतलब 2p + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और sin 0 कब होता है? x एक्सिस पे, तो थीटा - अल्फा/2 = x एक्सिस पर, और x एक्सिस है m पाई। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो थीटा = 2p + 1 पाई माइनस अल्फा आएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा थीटा = 2m पाई प्लस अल्फा। तो तुम इसको दोनों को अलग अलग लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि दोनों को क्लब करके लिख सकूं। तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि दोनों को एक साथ लिख पाऊं। तो कैसे करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन, जब यहाँ पे ऑड है तो ये माइनस है, जब यहाँ पे इवन है तो ये प्लस है। तो मतलब इवन ऑड उसका साइन डिसाइड कर रहा है, इवन ऑड उसका साइन डिसाइड कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा n पाई प्लस -1/n अल्फा, -1/n अल्फा, where n belongs to integer। मैं n belongs to I लिखता हूँ, यानी n belongs to integer। 12th स्टेट बोर्ड में n belongs to z है, 12th स्टेट बोर्ड में n belongs to z है। यू कैन रेफर बोर्ड बुक, तो बोर्ड बुक भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया थीटा = n पाई प्लस -1/n अल्फा। तो अब तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर sin थीटा = हाफ है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो sin थीटा = sin ऑफ π/6। तो आंसर क्या होगा? थीटा = n पाई प्लस -1/n π/6। दिस इज द आंसर where n belongs to integer। नेक्स्ट, पिछली बार जब ये किया था तो कैसे किया था?
चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करके 2n पाई ऐड कर दो, चारों क्वाड्रेंट में लोकेट करके 2n पाई कर दो, वो भी यही है, वो भी यही है, अलग हो ही नहीं सकता, सेम सॉल्यूशन है वो, अलग हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा भी फंस जाता है, तो मान लो जैसे sin थीटा इक्वल टू 3/4 है, पर मेरे को तो पता ही नहीं है वो कौन सा एंगल है जिस पर 3/4 आता है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर, पर अल्फा क्या है, तो अल्फा भी बताना पड़ेगा, तो उसको बताने का तरीका है साइन इनवर्स 3/4, तो इनवर्स फंक्शन यूज करके, तो साइन इनवर्स 3/4, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो साइन इनवर्स 3/4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। जब अपने को एंगल नहीं पता होता तब अपन इस तरह से यूज करते हैं, जब अपने को एंगल नहीं पता होता। तो एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला, तो दूसरा फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। फॉर इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी प्रूफ एक अप्रोच है, तो cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, तो cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d यानी 2 sin c प्लस d बाई 2 माइनस बाहर sin d माइनस c माइनस d बाई 2, तो minus 2 times sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 equal to 0. So product of two term equal to 0. Either one of them is 0. तो या तो पहला वाला साइन 0 है या फिर दूसरा वाला साइन 0 है। साइन 0 कब होता है? जब x एक्सेस होगी, तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू पी पाई, और साइन ये 0 कब होगा? जब x एक्सेस होगी, तो m पाई। इसको तमीज से लिखा तो ये 2p पाई माइनस अल्फा है, और इसको तमीज से लिखा तो ये 2m पाई प्लस अल्फा है, 2m पाई प्लस अल्फा है, तो दोनों को क्लब करके लिख देते हैं, तो वो आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये दूसरा हो गया। ऐसे चार फॉर्मूले हैं, तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ चार, ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, और यही चारों स्टेट बोर्ड में भी है। तो इस पूरे चैप्टर में चार फॉर्मूले हैं, और यही चारों फॉर्मूले स्टेट बोर्ड में भी है। तो थर्ड, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, और यहाँ पे अल्फा जो है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। 12th वाले स्टूडेंट्स, अगर उनको ये देखना है कि यार ये अल्फा की वैल्यू कैसे ले रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, तो 12th वाले ये वैल्यूज कैसे ले रहे हैं, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है, वहां से तुम इसको याद कर सकते हो। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में अल्फा साइन इनवर्स एक्स की रेंज है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा में अल्फा कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा में अल्फा tan इनवर्स एक्स की रेंज है, तो वहां से भी याद कर सकते हो। नाउ इसका प्रूफ, तो साइन tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और tan अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। और साइन समथिंग 0 कब होता है? एक्स एक्सेस यानी एन पाई, तो आंसर आ गया थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एक नेक्स्ट, तुम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इसमें एन पाई का टर्म आया है, तुम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इसमें एन पाई का टर्म आया है। तो ये हो गए तीन फॉर्मूले। चौथा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो ये तीनों के लिए सेम ही आने वाला है, ये तीनों के लिए सेम ही आने वाला है। तो मैं करता हूँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। गोल्ड फॉर्मूला, गोल्ड फॉर्मूला, तो गोल्ड फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल, 1 प्लस कॉस ऑफ
डबल एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। तो सॉल्यूशन 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई माइनस प्लस माइनस अल्फा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा इज द आंसर। अब ये तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, n पाई प्लस माइनस अल्फा का क्या मतलब है। n पाई का मतलब होता है x एक्सिस, n पाई का मतलब होता है x एक्सिस प्लस माइनस तो देखो n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, n पाई माइनस अल्फा, n पाई माइनस अल्फा। तो इसका क्या बोलना है, ये चारों पे वैल्यूज मिलेगी, तो ये चारों पे वैल्यूज मिलेगी। बात भी सही है, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस हाफ, तो प्लस माइनस हाफ, तो एक बार हाफ यहाँ मिलेगा, एक बार माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, तो वो सब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे, इसलिए ये 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। और इसलिए ये तीनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब चारों, ये तीनों सब 4-4 वैल्यूज देंगे, ये तीनों 4-4 वैल्यूज देंगे, 2 प्लस की 2 माइनस की, तो वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा, तो इसलिए n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। नेक्स्ट है टाइप्स, 2 मिनट का ब्रेक। यार अरे यार, अरे बाप रे। ओके, ओके। सो नेक्स्ट तो हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूलेस डेवलप कर लिए, फॉर्मूलेस डेवलप कर लिए।
आवाज आ रहा है ना? यस नो? आवाज आ रहा है? यस नो? ठीक है। यस सर। समर्थ गुड मॉर्निंग। ओके गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? हाँ बस बढ़िया, मैं दुआएं हैं तेरी। ओके सो तो हमने 3 फॉर्मूलेस डेवलप किए। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, फिर cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो वो फॉर्मूले से सॉल्यूशंस लिखते हैं अब। tan थीटा इक्वल टू √3। लास्ट टाइम इसके सॉल्यूशंस कैसे लिखे थे? साइन और cos को चारों कोऑर्डिनेट में लोकेट किया और फिर 2n पाई ऐड कर दिया था। tan के केस में फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में लोकेट किया और n पाई ऐड कर दिया। अब अपन फॉर्मूले से लिखेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ यानी साइन थीटा इक्वल टू π/6, cos थीटा इक्वल टू -√3/2 यानी cos ऑफ 5π/6, tan थीटा इक्वल टू √3 यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अब अपन इसका सॉल्यूशंस लिखेंगे फॉर्मूले में। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। वो हमेशा ही चल रहा है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, and alpha n belongs to integer. So this is the solution. एक इंटरेस्टिंग बात ये है, tan ट्रिगो का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ट्रिगो के कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लास्ट में इन तीनों में ही आना पड़ेगा। कोई सा क्वेश्चन सॉल्व कर लो आखिर। हाँ बोलो सर। वो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई आएगा ना साइन में? नहीं ना, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा होता है। साइन थीटा इक्वल टू ना, नहीं 2n पाई नहीं है। डरा दिया भाई तूने तो मेरे को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लास्ट में इधर ही आना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, लास्ट में इधर ही आना है, मतलब इधर ही आना है। ओके, तो नेक्स्ट है टॉपिक टाइप्स। तो टाइप्स में क्या करेंगे? हाउ टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पर हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे। कभी भी जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे। कभी भी जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो टाइप 1, तो आंसर शुड बी इन द डोमेन। कभी भी ध्यान में रखना, आंसर शुड बी इन द डोमेन। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो टाइप 1 है फैक्टराइजेशन। टाइप 1 है फैक्टराइजेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल tan x माइनस sin x इज इक्वल टू 1 माइनस sin x इंटू tan x। ये tan x को देखते मुझे समझ में आ गया, लास्ट में हो सकता है एक्सेप्ट रिजेक्ट लगे। फैक्टराइजेशन, तो सबको एक तरफ ले लो। तो tan x माइनस sin x माइनस 1 प्लस sin x इंटू tan x इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाते हैं। एक हो गया ये tan x माइनस 1 और इसमें sin x कॉमन आ जाएगा, तो एक आ गया tan x माइनस 1 और एक sin x कॉमन लिया, तो अंदर बना tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर tan x माइनस 1 को कॉमन लिया, फिर tan x माइनस 1 को कॉमन लिया, तो अंदर बना sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0, तो आइदर वन ऑफ देम इज 0। तो या तो tan x माइनस 1 0 है या फिर sin x प्लस 1 0 है। तो या तो tan x 1 है
या फिर sin x -1 है, पर कभी भी आंसर करना तो बी इन द डोमेन, तो कभी भी आंसर करोगे तो बी इन द डोमेन। तो tan x is equal to 1, so theta is equal to n pi plus alpha, theta is equal to n pi plus alpha, this is the answer। वही n belongs to integer, ये हिडन है हमेशा ही उसके साथ में, ठीक है। ये रिजेक्ट हो जाएगा, काहे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि sin x -1 होता है नेगेटिव y एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे, और नेगेटिव y एक्सिस पे tan x नॉट डिफाइंड है, नेगेटिव y एक्सिस पे tan x नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हो लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट, इवन थ्रू आउट मैथमेटिक्स, इवन थ्रू आउट मैथमेटिक्स, पूरी मैथमेटिक्स में चलेगा। ऐसे हम 7 टाइप्स करने वाले हैं, तो ऐसे हम 7 टाइप्स करने वाले हैं। तो वो 7 टाइप्स क्या है? टाइप 1, टाइप 1 होगी फैक्टराइजेशन, टाइप 1 है फैक्टराइजेशन, टाइप 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, टाइप 3 है ऑक्सिलरी आर्गुमेंट, टाइप 4 है सम इनटू प्रोडक्ट, टाइप 5 है प्रोडक्ट इनटू सम, टाइप 6 है चेंज ऑफ वेरिएबल, और टाइप 7 है बाउंडेडनेस, टाइप 7 है बाउंडेडनेस। टाइप 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंडेडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा डिफिकल्ट जाता है, बाकी सब इजी जाता है जनरली, पर बाउंडेडनेस थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। नेक्स्ट, कभी भी जब आंसर करोगे डोमेन में रह के करोगे, कभी भी आंसर करोगे तो डोमेन में रह के ही करोगे। नेक्स्ट है टाइप 2, टाइप 2 मतलब रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एग्जांपल, तो 2 sin स्क्वायर x प्लस √3 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करूं, sin x के क्वाड्रेटिक बनाऊं, पर sin x के क्वाड्रेटिक बनाऊंगा पर cos x अटक रहा है, तो इससे अच्छा cos x के क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो sin स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये बन जाएगी cos x की क्वाड्रेटिक, इसको तमीज से लिखेंगे तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस √3 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस √3 cos x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस √3 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये cos x के क्वाड्रेटिक बन गए, इसके दो रूट्स निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्वाड्रेटिक के दो रूट्स निकालेंगे, तो √3 प्लस माइनस ये अंदर आ जाएगा, 4 3 12 दूने 24, 24 3 27, तो 3√3 अपॉन 4। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो cos x इज इक्वल टू, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस लेंगे तो ये आएगा 4√3/4, और एक बार माइनस लेंगे तो वो आएगा माइनस 2√3/4। तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू √3, या फिर cos x इज इक्वल टू माइनस √3/2। लेकिन cos x 1 से बड़ा नहीं होता तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, cos x 1 से बड़ा नहीं होता तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो माइनस √3/2 कहाँ पे होता है 5π/6, तो थीटा इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा, 2n π प्लस माइनस अल्फा, 2n π प्लस माइनस अल्फा। ओके, यहाँ डोमेन का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि sin x और cos x चल रहा है। डोमेन के प्रॉब्लम्स कब आते हैं, जब स्क्वायर रूट आ रहा हो, मॉडुलस आ रहा हो, या फिर tan x, cot x, sec x, cosec x आ रहे हैं,
या कोई चीजें डिनोमिनेटर में चल रही है, या कोई लॉग के आगे लिखा हुआ है, या कोई लॉग के बेस में लिखा हुआ है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो डोमेन में प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि उनके अपने रूल्स हैं। जैसे रूट के अंदर वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग के आगे पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग का बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स और इस तरह के कंस्ट्रेंट की वजह से उस पे डोमेन में ही सॉल्यूशन होना चाहिए। डोमेन में सॉल्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप 3 ऑक्सिलरी आर्गुमेंट्स। ऑक्सिलरी आर्गुमेंट्स मतलब उसको अलग से डिफाइन करना है। तो sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में पढ़ा था। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। इसको लिखेंगे अपन cos, हाँ साइन लिखता साइन, इसको लिखेंगे sin π/4 और इसको लिखेंगे cos π/4। तो ये cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a फॉर्मूला बन जाएगा, cos a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। इधर ये हो गया 1। तो cos ऑफ x माइनस π/4 1 कब होता है? पॉजिटिव x एक्सिस पर, पॉजिटिव x एक्सिस पर। तो आंसर आ गया 2n π प्लस π/4, 2n π प्लस π/4। फिर जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। sec x माइनस 1 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू 10x। अब ये sec x और 10x को देखते ही मेरे दिमाग में आ चुका है, लास्ट में डोमेन रेंज का लफड़ा रहेगा, लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट लगेगा। तो मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया। तो तुम्हें एक और चीज बताता है, √2 माइनस 1 जो होता है वो 10 π/8, 10 22.5 डिग्री होता है, विच इज 10 π/8। फिर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू ये साइन π/8 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस π/8 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस π/8 माइनस कॉस π/8 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन π/8 इंटू साइन एक्स। फिर इसको राइट में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा cos π/8 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन π/8 इंटू साइन एक्स, और ये हो गया कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला इज इक्वल टू cos π/8। तो फॉर्मूला हो गया cos ऑफ x माइनस π/8 इज इक्वल टू ये cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b बन गया ना, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b बन गया इज इक्वल टू cos π/8। तो आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n pi plus minus alpha. Theta is equal to 2n pi plus minus alpha. Theta is equal to 2n pi plus minus alpha. So this is the answer. उसको और सिंप्लीफाई करना तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कुणाल अंगादी, सर साइन का फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो साइन में वो लिखना पड़ता है ना प्लस माइनस 1/n, तो वो लिखते जोर आ रहा था। बात एक ही है, सॉल्यूशन सेम ही है सब, पर वो लिखते जोर आता है। तो ये कॉस वाला थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, 2n pi प्लस माइनस अल्फा इस तरह, तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, और 2 मिनट ना, ये पेंसिल, एप्पल पेंसिल रिचार्ज कर लेता है एक बार। तो ये आज चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आरसीसी को थोड़ा टच कर लेंगे अपन, आरसीसी टच कर लेंगे। नेक्स्ट वीक फिर 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खेलेंगे अपन। फिर उसके अगले वीक में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, ओ सॉरी कैलकुलस, उसके अगले वीक में कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। हाँ
सर ओके, आवाज आ रहा है ना? यस नो? यस सर। सर मेरे डाउट था सर। बोलो ना। सर अभी जो भी होगा मतलब अभी दिसंबर ये मंथ में ही आएगा ना सर फॉर्म वगैरह अपने जेई के? हाँ, पर लेकिन सीन तो दिख नहीं रहा ऐसा, क्योंकि अभी तक कुछ अनाउंस ही नहीं किया एनटीए ने। तो एनटीए ने कुछ अनाउंस ही नहीं किया है। हो सर सकता है 10 दिसंबर को समझेगा ना क्या है क्या नहीं। किसको कभी 10 दिसंबर को एचआरडी मिनिस्टर आने वाला है, लाइव सब आंसर्स देने वाला है। ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है, फिर हाँ, तो 10 दिसंबर तक समझ जाएगा। पर उसके बाद भी प्रोसेस चालू होगी, डेट डिक्लेयर होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक अकेली जेई मेन एग्जाम नहीं है ना, उनके एनटीए के पास में और भी एग्जाम्स है। तो ठीक है ना, वो बोलेगा क्या 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 होने वाला है, कैसे होने वाला है। पर यह है कि हाँ, दिसंबर में बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अभी तुम्हारा 12th स्टेट बोर्ड का मई में आ गया, तो उसी तरह से फिर एनटीए, जेई मेन, जेई एडवांस, बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है ना? तो वेट करो 10 दिसंबर का। तो वो क्या सर लाइव से? हाँ बोलो। सर सीईटी का फॉर्म भी अभी 15 दिसंबर के अराउंड ही आएगा ना? नहीं नहीं, सीईटी का इतना जल्दी नहीं आएगा। सीईटी के तो बेचारों की तो अभी पिछली काउंसलिंग ही नहीं हुई है। बिटसेट? अभी बिट सेट भी नहीं आएगा। बिट सेट का तो अभी पिछले महीने तो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है उसका। तो बिट सेट और ये सब, ये तो तब आते हैं जब लास्ट ईयर के हिसाब से, और लास्ट ईयर के हिसाब से भी देखे ना, तो सीईटी फरवरी में आते हैं फॉर्म्स वगैरह, जनवरी फरवरी में। तो दिसंबर में तो नहीं आने वाला कुछ भी। बिट सेट तो नहीं आने वाला, और ये भी नहीं आने वाला। सीईटी सीईटी तो बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि सीईटी की तो अभी काउंसलिंग ही चालू नहीं हुई है। अभी सीईटी में तो 2020 वालों के एडमिशन प्रोसेस ही चालू नहीं हुए हैं। उनका तो बस अभी रिजल्ट ही आया है 3-4 दिन पहले, तो है ना। तो अभी है, उसमें तो बहुत टाइम है सीईटी में। सीईटी तुम्हारी बहुत लेट जाएगी, मई के बाद आएगी। तो वो तुम्हारे एग्जाम जो हैं वो जुलाई अगस्त तक तो जाएंगे ही जाएंगे, जुलाई तक तो जाने ही वाले हैं एग्जाम्स। पढ़ते रहो और क्या, टेंशन मत लो। डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो ना जिनके साथ ऐसा हो रहा है। पूरा पूरा भारत है, सब सबके साथ वही सेम हो रही है। तो लोड मत लो, बस पढ़ते रहो। पर एक अच्छी बात है कि वो तुम्हारे एडमिशन के लिए सोच रहे हैं कि कैसे प्रोसेस करनी है। तुम्हें बस अपने रिजल्ट के बारे में सोचना है, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है। एग्जाम कब होगी, क्या होगी, कैसे करनी है, वो उनका हेडेक है। तुम क्या उखाड़ लोगे उसमें, है ना। तो इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन अपना सिलेबस और अपने कंटेंट पे ध्यान दो। बाकी मेरा कहने का मतलब है, जो परेशान हो रहे होंगे, अरे यार कब होगी एग्जाम, और कितना यार, और कितना झेलना पड़ेगा, तो यू कांट डू एनीथिंग। तो उसमें फ्रस्ट्रेशन में रह के कोई मतलब नहीं है। तो इट्स बेटर यू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, चलेगा। सो आवाज आ रहा है? यस नो? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? यस नो? यस सर। चलेगा। तो नेक्स्ट है टाइप 4। तो टाइप 4 है सम इनटू प्रोडक्ट। टाइप 4 है सम इनटू प्रोडक्ट। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो जैसे cos 3x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0। तो ये सम इनटू प्रोडक्ट वही अपन ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में पढ़ा था। तो sin c माइनस sin d,
तो साइन सी माइनस साइन डी यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। इसमें cos 3x कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 2 sin x इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0, आइदर वन ऑफ देम इज 0। तो cos 3x 0 है या फिर sin x हाफ है। cos 3x 0 है या फिर sin x हाफ है। अब cos 3x 0 कहाँ पे होता है? तो y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 पाई बाई 2। तो x आ जाएगा 2p प्लस 1 पाई बाई 6। या फिर sin x हाफ है यानी x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n अल्फा। तो ये एक सॉल्यूशन आ जाएगा। m ले लो तो m पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू m इंटू अल्फा। तो ये आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, तुम अगर इन दोनों को आंसर लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इन दोनों को भी आंसर लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि सपोज एक तरफ से आंसर आया 1 3 5 7 डॉट 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 और एक तरफ से आंसर आया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो तुम अगर दोनों को आंसर बोलते हो तो भी चलता है। कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, लॉजिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट है ना। लेकिन मैं इसको और अच्छे से भी लिख सकता था। ऐसा कुछ कि दोनों को क्लब करके लिख दूं, तो मैं लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर। तो वो एक ही बार में आंसर आ जाता, तो दो अलग अलग नहीं लिखने पड़ते। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आ गया, ये भी एक सॉल्यूशन है। और x इज इक्वल टू 2 4 6 8 ये भी एक सॉल्यूशन है। तो तुमने अगर दोनों को आंसर बोला तो लॉजिकली इट इज करेक्ट, लॉजिकली दिस इज करेक्ट। पर थोड़ा सा सोच के देखो, मैं एक ही आंसर को दो बार बोल रहा हूँ। 2 4 6 8 ऑलरेडी पहले ही आ चुके हैं, तो दोबारा क्यों बोलूं? तो उससे अच्छा है कि मैं कोई आंसर करता हूँ। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक दूसरे का सबसेट है, तो ये जो सेकंड वाला है ना, ये सेकंड वाला फर्स्ट वाले का सबसेट है। तो फिर सेकंड वाले को आंसर क्यों बोला? इससे अच्छा फर्स्ट वाले को ही बोल देते हैं। तो तुम्हें ये समझना होता है कि कोई किसी का सबसेट या सुपरसेट तो नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। तो अभी अपने सॉल्यूशंस क्या है कि x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 पाई बाई 6 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 6। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 6 कहाँ पे होता है? तो 1 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6, 1 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6 कितना होगा रे? 2 पाई बाई 6 60 डिग्री होगा। 2 पाई बाई 6, फिर 3 पाई बाई 6, क्या कर रहा हूं मैं? तो 1 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, अच्छा मैं गलती कर रहा ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 6 है ये। 2p प्लस 1 पाई बाई 6 है ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 6 है, तो मेरे को 2 सॉरी, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 6 है ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 6 में तो 1 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6 आएगा। मैं 2 पाई बाई 6 बोल दे रहा था। तो चलो, तो 1 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, 9 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। तो ये वो सारे सॉल्यूशंस हैं। तो मैं उसको ट्रायंगल से दिखा रहा हूँ। अब एक और चीज, तो साइन वाला का भी तो है ना, ये रहा साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो साइन एक्स हाफ कहाँ पे होगा? 5 बाई 6 और 5 पाई बाई 6। तो मैं क्या देख रहा हूँ
स्क्वायर वाले, तो मैंने इसको स्क्वायर से दिखाया और इसको ट्रायंगल से दिखाया, तो मैंने क्या देखा, स्क्वायर वाले इज द सबसेट ऑफ ट्रायंगल वाले, तो ट्रायंगल वाला सुपर सेट है, तो फिर दोनों को आंसर बोलने से अच्छा है एक को ही आंसर बोलो, सो दिस इज द आंसर। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x is equal to odd multiple of 5/6. So this is the final answer and n belongs to integer, तो है ही फिर। नेक्स्ट है टाइप 5। टाइप 5 प्रोडक्ट इनटू सम, प्रोडक्ट इनटू सम। तो एग्जांपल है sin 5x into cos 3x is equal to sin 6x into cos 2x। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो sin 5x into cos 3x is equal to 2 sin 6x into cos 2x। तो 2 sin a cos b, तो यानी sin a plus b plus sin a minus b, 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं sin 4x minus sin 2x is equal to 0। तो sin c minus sin d, तो 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 equal to 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0, तो आइदर cos 3x 0 होगा या sin x 0 होगा। cos 3x 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो x आ जाएगा 2n plus 1 पाई बाय 6, और sin x 0 होता है x एक्सेस, तो ये आ जाएगा m पाई। फिर इसमें अगर चाहिए तो चेक करना पड़ेगा सबसेट और सुपरसेट, लगा तो इसमें चेक करना पड़ेगा सबसेट सुपरसेट, पर है नहीं एक्चुअली, तो दोनों ही आंसर होंगे, तो दोनों ही आंसर होंगे। नेक्स्ट है टाइप 6। टाइप 6 है चेंज ऑफ वेरिएबल, टाइप 6 है चेंज ऑफ वेरिएबल। तो ये 2 टाइम cos x प्लस cos 2x प्लस sin 2x इंटू 1 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 2 sin x। तो इसको थोड़ा सा साइन और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 cos x प्लस cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos square x, सॉरी 2 cos square x माइनस 1, 2 cos square x माइनस 1। sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 2 sin x। ये sin x cos x बहुत चल रहा है इसके अंदर, तो मैंने sin x को ले लिया a और cos x को ले लिया b, तो चेंज ऑफ वेरिएबल, तो ये हो जाएगा, अच्छा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट, तो cos x को b लिया है, sin x को a लिया है, तो ये हो जाएगा b प्लस 2b स्क्वायर माइनस 1 प्लस ab प्लस 2ab स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो, तो b प्लस 2b स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 1 प्लस a इक्वल टू 0। तो या तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 0 है, या फिर a प्लस 1 0 है। तो या तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 0 है, या फिर a प्लस 1 0 है। तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके दो रूट्स आएंगे, तो इसका एक रूट आता है -1 और दूसरा रूट आता है हाफ। तो इसका मतलब या तो b -1 है या फिर b हाफ है, और यहाँ से आता है a -1 है, तो या फिर a -1 है। तो b -1 का मतलब है या तो cos x -1 है, या फिर cos x हाफ है, या फिर cos x sin x, a जो था वो sin x था, तो या फिर sin x -1 है, या फिर sin x -1 है। नेक्स्ट, cos x -1 कहाँ पे होता है, नेगेटिव x एक्सेस, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, cos x इज इक्वल टू हाफ, सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, हाफ होता है पाई बाय 3 पे, सो दिस इज द आंसर। sin x इज इक्वल टू -1, तो sin x -1 कहाँ पे होता है, नेगेटिव x एक्सेस पर, तो 4n प्लस 3 पाई बाय 2, 4n प्लस 3 पाई बाय 2, so this is the answer. Type 7 है बाउंडेडनेस,
इट्स अ स्टार मार्क, ये डिफिकल्ट जाता है बहुत। तो बाउंडेडनेस, तो ये जनरली डिफिकल्ट जाता है। तो बाउंडेडनेस मतलब जैसे a इक्वल टू 0 है तो भी हो सकता है जब a 0 होगा और b भी 0 होगा, मतलब मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे मान लो sin x प्लस cos 5x/4 इक्वल टू 2 है, तो साइन और कॉस का सम 2 तब आ सकता है जब ये 1 होगा एंड ये 1 होगा। तो इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, फिर इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर होगा। दोनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर वाला, देख लेते हैं। तो जैसे देखो, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4/√3 tan x, 4/√3 tan x प्लस 11/12 इक्वल टू 0। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहले कोफिशिएंट्स 1 बनाओ। तो sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, tan स्क्वायर एक्स तो 2 कॉमन ले लिया क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 2/√3 tan x और प्लस 11/12 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो sin स्क्वायर एक्स का परफेक्ट स्क्वायर तो sin x माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ sin x तो होल स्क्वायर, फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/4 प्लस 2 टाइम्स फिर से परफेक्ट स्क्वायर तो tan स्क्वायर एक्स का tan x, फिर हाफ ऑफ द कोफिशिएंट 1/√3 का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/√3 पर बाहर एक 2 बैठा हुआ है तो -2/3 प्लस 11/12 इक्वल टू 0। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, तो 1/4 और -2/3 मिलकर 11/12 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो रह क्या जाएगा, तो रह जाएगा sin x माइनस हाफ का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स tan x प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये रह जाएगा। तो स्क्वायर का सम 0 है, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 है, वो तभी हो सकता है जब दोनों 0 हो। तो या तो sin x हाफ हो एंड tan x माइनस 1/√3 हो। तो हमें वो सॉल्यूशन चाहिए जहां पे दोनों ट्रू है। तो ढूंढो sin x हाफ कहाँ पे होता है, sin x हाफ होता है π/6 पे और 5π/6 पे। फिर नेक्स्ट, तो tan x माइनस 1/√3 कहाँ पे होता है, तो tan x माइनस 1/√3 होता है 5π/6 पे और 11π/6 पे और 11π/6 पे। पर हमें तो sin x हाफ कहाँ पे है, π/6 और 5π/6 पे, और tan x माइनस 1/√3 कहाँ पे है, 5π/6 और 11π/6, और मुझे चाहिए एंड, तो यानी जहाँ पे दोनों ट्रू हो। तो x इज इक्वल टू 5π/6 और 2n π ऐड कर दूं। 2n π क्यों ऐड कर दूं, क्योंकि ये 2n π के रोटेशन लगा के वापस आएगा, द वैल्यू विल रिमेन सेम। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कहीं पे भी लगा के आए वैल्यू सेम ही आएगी, वैल्यू सेम ही आएगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक inequalities, trigonometric inequalities। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। तो मैं तरीका बताता, दोनों ही तरीके बताता। sin x ग्रेटर देन हाफ, पहला तरीका क्वाड्रेंट में लोकेट करके, तो sin x हाफ से बड़ा होगा तो हाफ, पहले हाफ की वैल्यू देखो तो वो कहाँ पर आ रही है, π/6 पे। ये मैंने डॉटेड बनाई है। डॉटेड क्यों बनाई, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू 0 इक्वल टू नहीं है तो ग्रेटर देन है, तो π/6। तो sin x हाफ से बड़ा होना चाहिए, तो π/6 पे हाफ होता है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सॉलिड लाइन मतलब ये आंसर है। ऐसा कब तक चलेगा, 5π/6 तक।
ऐसा कब तक चलेगा 5π/6 और यहाँ 5π/6 पे हॉलो। फिर इसके अगर आगे गए वैल्यू हाफ से कम आएगी, रिजेक्ट हो जाए, तो आंसर आ गया ये वाला। तो अब आंसर लिखो, तो π/6 से 5π/6 ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एंड बी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स। तो π/6 पे ओपन इंटरवल है तो हॉलो है, ओपन इंटरवल आएगा। 5π/6 पे भी हॉलो है, ओपन इंटरवल आएगा। फिर जनरल सॉल्यूशन 2n/2n ऐड कर दो, जनरल सॉल्यूशन 2n/2n ऐड कर दो। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड है ग्राफिकल अप्रोच। तो ग्राफिकल अप्रोच में क्या होगा, पहले ग्राफ बना लो। तो sin x का ग्राफ बना लिया। फिर मुझे ये चाहिए हाफ से ज्यादा, क्या चाहिए, हाफ से ज्यादा। तो हाफ की लाइन लोकेट की, तो हाफ की लाइन लोकेट की, तो ये हाफ की लाइन है। तो हाफ के ऊपर चाहिए, तो उसको लोकेट करो जो हाफ के ऊपर है। तो हाफ के ऊपर ये है, और ये किस एंगल के लिए आ रहा है, तो ये किस एंगल के लिए आ रहा है, तो ये आ रहा है π/6 और 5π/6। तो इसका मतलब है π/6 से 5π/6। तो x बिलोंग्स टू π/6 से 5π/6। और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। तो जनरल सॉल्यूशन 2n/2n ऐड कर दो। फिर वही सेम फंडा है, sin x और cos x के केस में 0 से 2π और tan x के केस में 0 से π। sin x और cos x के केस में 0 से 2π या चारों कोऑर्डिनेट में, और tan x के केस में फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, tan x के केस में फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, आंसर कभी भी करते हैं तो आंसर अगर कभी भी करते हैं तो डोमेन में रह के करते हैं। तो एक एग्जांपल लेता, log of sin of x/2 to the base 2 is less than -1। तो log हटाएंगे, तो log हटाया तो sin x/2 2 raised to -1। मैंने इनइक्वालिटी नहीं लगाई अभी तक, क्यों, क्योंकि log हटाया है। तो log हटाया है तो ये देखना पड़ेगा कि बेस 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। तो बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। क्वेश्चन में होना चाहिए, तो log के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, log के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसलिए sin x/2 ग्रेटर देन 0। तो अब तो अपने को पता करना है sin x/2 0 से हाफ कब होता है। तो sin x/2 0 से हाफ कब होता है, तो लोकेट करते हैं। तो एक होगा 0 से π/6 में और एक होगा 5π/6 से π में। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू, ओ हो x नहीं, x/2। क्यों, क्योंकि हमने साइन ऑफ लोकेट किया है। तो बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। तो ये देखो, तो यानी x/2 कहां से आ गया, x/2 आ गया 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से 5π/6 से π। अब एक कंफ्यूजन आता है बच्चे को, जाना x पर है, जाना x पर है, तो बच्चे को एक कंफ्यूजन आता है कि जाना x पर है तो मैं पहले 2n ऐड करूंगा फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, या पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 2n ऐड करूंगा। तो ये हुआ क्या, हमारा x/2 आया 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से π। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे पहुंचना x पे है। तो अब बच्चे को डाउट आता है कि पहले 2n ऐड करूं और फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, या पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 2n ऐड करूंगा। तो सिंपल है, पहले 2n ऐड होगा, पहले 2n ऐड होगा, पहले 2n ऐड होगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 2n ऐड होगा फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 2n ऐड होगा फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 2n ऐड होगा फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। 12th वाले बच्चे समझ सकते हैं इस चीज को, कैसे कि x/2 है और sin x/2 का जो टाइम पीरियड होगा, तो sin x का टाइम पीरियड अगर 2π है तो sin x/2 का टाइम पीरियड कितना होगा, 4π।
क्योंकि इट इज 2 पाई अपॉन 1/2 विच इज 4 पाई, विच इज 4 पाई। तो और तुम नोटिस कर सकते हो, तो ये देखो 4 and पाई के टर्म्स आ रहे हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ द sin x/2 का जो टाइम पीरियड है वो 4 पाई है, तो उसकी वजह से आ रहे हैं। एंड चैप्टर इज कंप्लीट। बढ़िया। ठीक है, तो मैं इसकी पीडीएफ शेयर करता हूँ, बहुत अच्छे से नोट्स बने। और 11 12th वाले तो जानते ही हैं, मैंने इतनी अच्छी राइटिंग में आज तक लिखा नहीं होगा। है कि नहीं? बोर्ड पे तो देखी है तुमने मेरी राइटिंग, तुम लोगों से अच्छी है, बट फिर भी है तो खराबी मेरी भी, है कि नहीं? तो ये फाइल शेयर करता, अरे किधर गया? ओके, 5 दिसंबर, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। कहाँ गया? 5 दिसंबर, ट्रिग्नोमेट्री नोट्स इसी बहाने। अरे यार, ये देखो, ठीक है, तो ऑर्डर में भी बन गए, तो क्विक रिवीजन। फाइल ओपन करके देख लो, बहुत अच्छे से नोट्स बने। ओके, सो नोट्स शेयर कर दिया है मैंने, फाइल ओपन करके देख लो, अच्छा लगेगा तुम्हें, काफी अच्छे से लिखे, तो तुम्हें चाहिए तो वो क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो 10-15 मिनट के अंदर ही रिवीजन हो जाएगा पूरा। हाँ, ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D मतलब जिसमें इट्स अ प्लेन, तो जैसे अगर मैं बोलूं सर्कल, तो सर्कल इज अ प्लेन, तो सर्कल इज अ प्लेन ज्योमेट्री। तो सर्कल इज अ प्लेनर ज्योमेट्री, पर स्फीयर इज अ 3D ज्योमेट्री। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 2D प्लेन। 2D में क्या होता है, एक एक्स होता है,
और y होता है। तो चीज हॉरिजॉन्टल चलेगी या वर्टिकल चलेगी? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चलेगी। चीज जो होगी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलेगी। तो इसलिए हम लोग 2D प्लेन पढ़ते हैं। तो आरसीसी, तो 2D में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो 2D पढ़ते हैं आरसीसी। आरसीसी में सेक्शन फार्मूला, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिर लोकस लोकस, फिर पढ़ते हैं लोकस। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन चैप्टर। स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ते हैं स्लोप, इंटरसेप्ट, इंक्लिनेशन, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन, फिर पॉइंट का लाइन से फॉर्म डिस्टेंस फार्मूला, फिर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, फिर एंगल बाइसेक्टर्स, पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये सब हम पढ़ते हैं कब स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर, यू नो पेयर, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब दो लाइन एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, दो लाइन एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो उसको हम उसमें हम लोग पढ़ते हैं सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, फिर फैमिली ऑफ सेकंड डिग्री कर्व्स, फिर उसमें हम लोग पढ़ते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर पढ़ते हैं हम लोग सर्कल्स, सर्कल्स चैप्टर। तो सर्कल्स में हम लोग पूरी थ्योरी डेवलप करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन, line and a circle, tangent, normal, chord of contact, chord with a given midpoint, pair of tangents, pair radical axis, radical center, pole, polar, family of circles, length of tangent, common tangents, direct common tangent, indirect common, condition of ortho, conjugate points, conjugate lines। तो ये हम लोग कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, लिमिटिंग पॉइंट्स। तो ये हम लोग पूरे सर्कल चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं कोनिक सेक्शन। तो कई बुक्स में तुम्हें कोनिक सेक्शन, कई बुक्स में कोनिक सेक्शन एक ही मिलेगा और कई बुक्स में 3 मिलेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। और इन तीनों की थ्योरी सेम वैसे ही है जैसे सर्कल की चल रही है। फॉर्मूले अलग अलग हैं पर थ्योरी का फ्लो बिल्कुल सेम है। कुछ एक्स्ट्रा अगर आता है तो पैराबोला में जैसे एक्स्ट्रा आएगा डायमीटर, इलिप्स में एक्स्ट्रा आएगा डायमीटर, हाइपर इसेंट्रिक एंगल और ऑक्सिलरी सर्कल। हाइपरबोला में अगर एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो वो आएगा इसेंट्रिक एंगल, ऑक्सिलरी सर्कल, फिर असिम्प्टोट्स और केस स्टडी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसे करके ये अपना पूरा 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये अपना पूरा 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इसको। तो इसी तरह से रेगुलर रहो लेक्चर्स के लिए। ये रिवीजन लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव में ये तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। और हेल्प पूरी मैथमेटिक्स तुम्हारी 12th बोर्ड, स्टेट बोर्ड, 12th स्टेट बोर्ड, CBS 12th स्टेट बोर्ड, CET, मेंस, एडवांस, बिट सेट, सब जगह तुम्हें ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट, बाकी इन चीजों में टाइम खराब मत करो। एग्जाम कब होने वाली है या फिर क्या होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे सोचने और तुम्हारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम सिर्फ अपनी प्लानिंग कर सकते बस कि ठीक है कि मुझे क्या करना है। तो उसके लिए तुम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तुम्हारे पास सिलेबस है, टेस्ट पेपर्स है, प्रीवियस है टेस्ट पेपर्स है, बुक्स है, मटेरियल्स है, तुम्हारे बैकलॉग के गड्ढे हैं, तो उनको भरो, है ना। तो मीन्स तो वो किया तो क्या होगा ना, तुम अपने जो तुम्हारे का जो काम तुम्हारे हाथ में है वो किया तो एटलीस्ट क्या होगा कि
जिसे तुम कर सकते हो तो वो तुम्हें करना चाहिए, पर जो काम तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको तुम कुछ कर नहीं सकते। तो ये जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो जाए। तो ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ, वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो जाए। अगर तुम्हें पता है लास्ट ईयर ये 2020 में एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, उसका एडवांस का ऑल इंडिया रैंक है 270, ऑल इंडिया रैंक 270 है। और उसने क्या किया, जब काउंसलिंग अटेंड कर रहा था ना, तो गलती से एक लिंक उसने क्लिक कर दी। वो लिंक था विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोसेस, विथड्रॉ फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस। तो वो गलती से उसने उस पर क्लिक कर दिया और वो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गया। अभी उसका सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया है उसने। तो इतना सब करने के बाद भी उसके साथ ऐसा हो गया, जिसमें इंसिडेंट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। पर तुम्हारे केस में तो ऐसा है कि यू फोकस ऑन योर स्टडी, अपना सिलेबस कवर करो, बैकलॉग गड्ढे भरो, वही तुम्हारे हाथ में है ना। क्योंकि ये सब मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि क्या हुआ ना, जो 2020 वाले बच्चे हैं वो लोगों के साथ भी यही हुआ। तो जब अप्रैल की एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई तो फिर उन्होंने बोला, तो उन्होंने फिर बच्चों को लगा पोस्टपोन होगी, फिर जुलाई में पोस्टपोन हुई। फिर जैसे ही जुलाई पास आया तो सितंबर में पोस्टपोन हो गई। तो जब सितंबर के एग्जाम पास आ रही थी तो बच्चों को लगा पोस्टपोन होगी, पर एग्जाम पोस्टपोन हुई नहीं। तो काफी बच्चों को लगा पोस्टपोन होगी क्योंकि अप्रैल की जुलाई में हुई और जुलाई की सितंबर में हुई। और सितंबर में पीक केसेस चल रहे थे क्योंकि इंडिया में केसेस तो बढ़ ही रहे थे तब सितंबर में। तो बच्चों को लगा कि पोस्टपोन होगी और उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। तो यहाँ मैं गलती क्या समझा रहा हूँ कि यार तुमने कैसे मान लिया कि पोस्टपोन होगी जब सरकार ने बोला नहीं है, जब डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो तुम अपना दिमाग काहे लगा रहे हो, है कि नहीं। तो जब एनटीए ने डेट डिक्लेयर कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि एग्जाम सितंबर में ही होगी, तो तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे। और बच्चों ने क्या किया, पढ़ना छोड़ दिया। तो फिर बाद में फिर जैसे ही एग्जाम आई तो फिर हालत टाइट हो गई। तो इसलिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि न्यूज मीडिया फ्रेंड यूनिवर्सिटी इन पे तो नहीं कर सकते हैं, भरोसा सिर्फ कर सकते हैं एमएचआरडी वेबसाइट, एनटीए, वो जो बोलेंगे दैट्स द फाइनल, है ना। तो इसलिए अभी देखो 13 तारीख को एनटीएससी होने वाली है, 10th के बच्चे हैं वो। तो 10th के बच्चों की 13 तारीख को एनटीएससी हो रही है, तो तुम्हारी भी होगी एग्जाम। तो तुम्हारी एग्जाम भी कहीं नहीं जाएगी, होने ही वाली है ना। तो तुम बस अपने सिलेबस कंटेंट इन पे ध्यान दो, बाकी एमएचआरडी एनटीए जो बोलेगा वो फाइनल है ना। बाकी कोई भी कुछ भी बोले, उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। मैं भी अगर बोलूंगा फरवरी में होगी, क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। मेरे बोलने से थोड़े एग्जाम होगी। तो ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोगों का अननेसेसरी टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। तो इट्स बेटर कि तुम अपने बैकलॉग्स और गड्ढे भरो, ठीक है। तो अभी कल संडे को तुम्हारा एक टेस्ट हो जाएगा, जेई मेन फुल पोर्शन टेस्ट। मंडे को मैं डिस्कशन लगा दूंगा और ट्यूसडे से रिवीजन लेक्चर्स चालू है। तो नेक्स्ट वीक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर उसके अगले वीक में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा। तो होपफुली कैलकुलस से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलेगा। थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।